ओके, तो कल हमने मेटल्स की रिएक्शन शुरू कर दी थी कि हम देखना चाह रहे थे कि मेटल्स जब अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट होता है तो क्या क्या बनाता है। कल हमने किस किस से रिएक्शन देखी मेटल्स की? ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन में हमने देखा था अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, और उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। फिर हमने देखा था जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। और अलग अलग पानी में, कोल्ड वाटर में अलग था, हॉट वाटर में अलग था, और स्टीम में अलग था, और कुछ ऐसे थे जिनकी बहुत लो रिएक्टिविटी होती है जो कि किसी से रिएक्ट नहीं होते, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन जो कि होती है मेटल्स के डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो चैप्टर मेनली किस पे फोकस कर रहा था? एसिड्स पर। लेकिन अगर हम इसमें आए तो हम बोलेंगे मेटल्स की एसिड के साथ क्या होगी। रिएक्शन वही है, सब कुछ वही है, बस हमने आगे पीछे कर दिया। तो वही चीज़ है, हमने देखा था जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ, हम अब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने आपको 10th क्लास में बोला है कि अगर आपको एसिड के साथ रिएक्शन देखनी मेटल की तो कैसे एसिड के साथ? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट एसिड यानी पता है आपको कैसा? जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या हो? वाटर हो, ठीक है ना। कम अमाउंट में एसिड हो, ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो। जब आप किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट, यानी उसी मेटल का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। यानी ये जो एसिड है ये अपना सॉल्ट निकाल के उसको दे देगा। दूसरा क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और दिखती तो है नहीं हाइड्रोजन गैस। कैसे इसको टेस्ट कर रहे थे? पॉप साउंड से, ठीक है। और तीसरा क्या बन रही थी? हीट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कैल्शियम है वो 2HCl। कैसा HCl होना चाहिए? डाइल्यूट HCl। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, पर यहाँ पर कौन सा एसिड दोनों कौन से एसिड होने चाहिए? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अपना सॉल्ट, ये क्लोरीन है, इसने अपना किसको दे दिया? कैल्शियम को। तो ये कैल्शियम एक मेटल है, ये इसका सॉल्ट है, तो यहाँ पर CaCl2 यानी क्या बन गया? एक मेटल सॉल्ट बन गया। ये हाइड्रोजन रिलीज हो गई तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और क्या बन गया? हीट, ठीक है। दूसरा है सोडियम। सोडियम जब H2SO4, कौन सा एसिड होता है H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। देखो सल्फर है यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो ये जो सल्फेट है, ठीक है, ये जाकर किससे मिल जाएगा? सोडियम से। तो सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज हो गई, ठीक है। सेम। तो यहाँ पर कैल्शियम और सोडियम है, इसके अलावा और भी है। रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने दी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। ये वो सारे मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी? ज्यादा। तभी तो हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएंगे वो, तभी तो हाइड्रोजन से छुड़ा पाएंगे उसका सॉल्ट। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पर कॉपर डाल दूं या आयरन और सिल्वर या गोल्ड डाल दूं तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी किससे कम है? हाइड्रोजन से कम है। तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अपनी जगह से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है, किसी भी मेटल को अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट होना है, उनकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए? हाइड्रोजन से, ठीक है। कैसे दे दे? ऐसे थोड़ी ना दे देगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी जो रिएक्शन होती है ना, आज मैं तुमको आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जब तक कोई बहुत रिएक्टिव चीज़ ना आ जाए वो अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे ना। लेकिन अब देखो एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन ये आया कि अगर मेटल्स को मैं एक ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं जिसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन। एक एलिमेंट क्या है इसमें? ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं जब हम मेटल्स को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या नहीं मिलती वहां पर? हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मिलती हाइड्रोजन गैस? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है इसमें क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट चैप्टर में याद है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सामने वाले को क्या करने वाला?
ऑक्सीडाइज करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज यानी अपना क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो क्या होता है कि जब HNO3 को तुम रिएक्ट कराओगे मेटल के साथ, ठीक है ना, तो HNO3 इतना अच्छा वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि जो भी हाइड्रोजन रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन रिलीज हुई, एक ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन के साथ लग जाता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। समझ आया, यानी हाइड्रोजन बन ही नहीं पाई, बन रही थी, क्या मिल गया उसको, ऑक्सीजन, और खुद जो है वो NO2 या NO या N2O इनके फॉर्म में वो रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने अपना क्या छोड़ दिया, हाइड्रोजन छोड़ दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन उसमें जाके लग गई। समझ आ गया, इसलिए ये क्या, हाँ, किसी भी मेटल के साथ अगर तुम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हो तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर जो H2SO4 है ना, ये सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और जब हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम नहीं करता, ये अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पर अपना ऑक्सीजन ये छोड़ दे रहा है, प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जब ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देगा, पानी बन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं बन पाएगी, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा इनमें। लेकिन ये आ गया अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, हाँ, ये एक्सेप्शन था एसिड्स का, सारे एसिड मेटल से रिएक्ट होकर क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन, ये नहीं बना रहा। लेकिन अब इसका भी एक्सेप्शन है, ये कि दो मेटल्स होते हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम, याद करने में बहुत दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको तुम अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, तो वो हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही याद रखना है तुमको, जब तुम मैग्नीज और मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। समझ आ गया, तो ये सिंपल था। बताओ मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलके क्या क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट, दूसरा हाइड्रोजन गैस और तीसरा हीट, ठीक है ना, सारे मेटल्स बनाएंगे, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन कौन सा एसिड नहीं देगा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रिक एसिड। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ दे देंगे अगर नाइट्रिक एसिड को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। कौन से वो दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। चल अब हम आते हैं, एक डिब्बा है आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, वो डिब्बा जनरली इग्नोर किया जाता है लेकिन उससे क्वेश्चन आ जाता है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है इसका, और इतना सा पार्ट है, एक्वारेजिया। लैटिन का मतलब है रॉयल वाटर, एक्वारेजिया लैटिन भाषा में रॉयल वाटर, रॉयल वाटर क्या होता है ध्यान से समझो। ये मिक्सचर होता है दो एसिड्स का, कौन कौन से दो एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कितने रेशो में होने चाहिए, 3:1, यानी 3 रेशो किसका होगा, 3 पार्ट्स किसके होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के, और 1 पार्ट किसका होगा, नाइट्रिक एसिड। तो अगर मान लो मेरे पास एक्वारेजिया 100 ml है तो इसका 3 पार्ट यानी कि 3/4 पार्ट 75%, ठीक है, 3/4 पार्ट कितना होगा, 75%, यानी 75 ml क्या होगा इसमें, कंसंट्रेटेड HCl, और बाकी 1 पार्ट 25 ml क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि ये इतना खतरनाक मिक्सचर होता है कि उनको भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है जो किसी से रिएक्ट नहीं होते। किनको, गोल्ड और प्लेटिनम, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इसको आराम से बनाया जा सकता है लैब्स में, ठीक है। 75 ml तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, सॉरी HCl ले लो, और 25 ml क्या ले लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लो, और उसको तुम मिक्स कर दो और गोल्ड और प्लेटिनम डाल दो उसमें, ठीक है, तो वो डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन क्यों डाले कोई अपना गोल्ड और प्लेटिनम, पागल है क्या कोई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। चलो अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, या फिर अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब बहुत साफ है, देखो
एक मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या होगा, और ये रिएक्शन भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल ए, और एक और मेटल है, मेटल बी, लेकिन मेटल बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, अपने सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि अगर ये मेटल ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ए जो है वो बी से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से, और इसके सॉल्ट के साथ खुद मिल जाएगा। तो बन जाएगा मेटल बी अलग हो गया और सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन गया। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, दगाबाजी वाली रिएक्शन, ठीक है ना। इसने दगाबाजी कर दी अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त को अपने साथ रख लिया, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है 2K पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड, ये मेटल और ये मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है दोनों में से, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये है इसका सॉल्ट क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या ये क्या करेगा, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम को भड़काएगा और उसको बोलेगा डिस्प्लेस हो जाओ, चलो यहाँ से, और क्लोरीन को अपने साथ रख लेगा, तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम। समझ आ गया, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आएगा तो वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को अपनी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो कि एक रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है। अगर मैं लेड को, लेड की एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप यानी जानते हो ना, पतली सी, ठीक है ना, उसको मैं कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊँ। अच्छा, जहाँ पर भी कॉपर होता है ना, वहाँ याद रखना ब्लू कलर ज़रूर होगा, ठीक है ना। ये मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, जिस भी चीज़ में कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट बना लो कॉपर का, वो ब्लू कलर ज़रूर देगा। तो कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। जैसे ही मैं लेड को कॉपर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है दोनों में, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसका सॉल्ट ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड। और ये जो ब्लू ग्रीन वाला था, अब क्योंकि कॉपर और क्लोरीन बचे नहीं है साथ में, तो उनका कलर भी चला जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा सॉल्यूशन, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होगा और कॉपर अलग चला जाएगा, ठीक है। अब ये आपके सामने रिएक्टिविटी दी हुई है, ठीक है ना, वही है सेम रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम इन सबको हटा सकता है अपनी जगह से, सोडियम इन सबको हटा सकता है, कैल्शियम इन सबको, समझ आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, समझ आ गया। यहाँ पर अपन ये नहीं बोल सकते कि सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते, अरे भाई उनको अगर अपने से कम रिएक्टिव कोई भी मिल जाएगा तो वो उसको अपनी जगह से हटा सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट है ये, ठीक है ना। सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट अगर रिएक्ट होंगे तो क्या कोई रिएक्शन हो पाएगी, नहीं, क्योंकि सिल्वर क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, कम रिएक्टिव है। गोल्ड और कॉपर नाइट्रेट रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड भी कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराऊं, क्या कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाँ, तो कॉपर उसकी जगह ले लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। पहले कैसा था, कलरलेस, और सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर एक मिरर के जैसे वहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना, मिरर। नाउ एक टेस्ट होता है जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर या किसी भी ऐसे तुम सॉल्यूशन एलिमेंट को ले सकते हो, मेटल को ले सकते हो जो सिल्वर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रिएक्टिव हो, तो सिल्वर अलग हो जाएगा। और नीचे अगर कांच का ले रहे हो ना, तो नीचे सिल्वर कलर के पार्टिकल्स या फिर सिल्वर जमा हो जाएगा और वो आईने का जैसे बन जाएगा, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखने लगेगी उसमें। नेक्स्ट, अब हमने मेटल्स की सारी रिएक्शन कर ली, 4 टाइप की मेजर रिएक्शंस देखी, मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल्स विथ वाटर, मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स और मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। अगला है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की बस 3 रिएक्शन है, जिसमें से एक बहुत मेजर है, नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जैसे हमने मेटल्स के ऑक्सीजन, मेटल्स और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे, मेटल ऑक्साइड्स। सेम वैसे ही नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स जो थे उनका नेचर क्या था, बेसिक, यहाँ अलग है।
यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो क्या हो रहा है कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब साथ में मिले तो क्या बना लिया उनने, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिला क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिला क्या बना लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो जब मैं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, हाँ, सॉल्ट और आयरन। अच्छा, मुंह हाथ अलग कर मुंह से, हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं। ढंग से सोचो, नॉन मेटल ऑक्साइड किसके जैसे काम कर रहा है, एसिड। और जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हाँ, समझ गए कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यही अपन ने उसमें देखी थी मेटल वाले में, जब आप किसी एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिला रहे थे तो सॉल्ट वाटर बन रहा था क्योंकि वो बेस के जैसे काम कर रहा था। यहाँ पर आप किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये किसके जैसे काम कर रहा है, एसिड। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड एसिड जो अपन ने यहाँ देखी, जब आप किसी भी नॉन मेटल को वाटर और एसिड से मिलाओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तुमने देखा कि मेटल्स जब रिएक्ट हो रहे थे वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो वो एक गैस रिलीज कर रहे थे, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। चाहे वो एसिड्स के साथ हो चाहे वो वाटर के साथ रिएक्शन हो, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। लेकिन अगर कोई ऐसे एलिमेंट को मैं यूज़ करूं जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी रखता है तो क्या हाइड्रोजन रिलीज हो पाएगी, नहीं, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाती हैं। समझ गए, जितने भी नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं तो क्या वो हाइड्रोजन को अलग कर पाएंगे, नहीं, तो दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ H2O एंड एसिड्स। तो जब आप H2O से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते तो रिएक्ट कर पाओगे, नहीं। इसलिए नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो ना वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही एसिड से, क्योंकि उनके पास इतनी रिएक्टिविटी ही नहीं है कि वो किसको हटा पाएँ अपनी जगह से, हाइड्रोजन को। ठीक है ना, बस इतना हो गया आज अपना। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन अभी तो नहीं है। ठीक है, आपके जितने कोर्स में उसमें कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग आधा हो चुका है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली थी पहली क्लास में, ठीक है ना, रिजिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम्स, ये सब। फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सारी देख ली, मेटल्स की 4 रिएक्शन और नॉन मेटल की मेजरली 1 रिएक्शन, क्योंकि 2 तो होती नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, कल बहुत इंपॉर्टेंट है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये सीधा ज्वाइन करेगा अपन को 9th क्लास से। वैलेंसी यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड टॉपिक आएगा और फिर उसके बाद 1-2 क्लासेस में और ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है।